हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस में के क्वेश्चन। और बच्चों, मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आती है एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। यस, सो एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोलती है सर? हम पहले इस पे ध्यान देते हैं। वो कहती है कि सर, अगर आप कोई भी बिल्डिंग अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो और जो पहले आपके बिजनेस में नहीं थी, तो जब आप बिल्डिंग को अपने बिजनेस में लेके आएंगे तो उस बिल्डिंग की कॉस्ट को आप उस डेप्रिसिएशन से रिड्यूस कर देंगे जो डेप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए थी अगर वो बिल्डिंग आपके बिजनेस का पार्ट होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिल्डिंग यहां पे परचेज करी थी इन दिस ईयर, और आप उस बिल्डिंग को इस ईयर में अपने बिजनेस का पार्ट बना रहे हैं, तो इन दोनों ईयर्स की डेप्रिसिएशन आप रिड्यूस कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो आप ऐड करेंगे अपने वैल्यू ऑफ ब्लॉक में। एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जांपल, मैंने 5 लाख की बिल्डिंग ली थी, राइट? अब 5 लाख की बिल्डिंग ली थी और फर्स्ट ईयर में मेरी डेप्रिसिएशन हो गई 50,000 रुपीज की, जो मुझे अलाउ होनी चाहिए थी। सो अमाउंट इज 4,50,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में जो मेरे पास डेप्रिसिएशन हो गई वो हो गई 45,000 रुपीज की, जो मुझे अलाउ होनी चाहिए थी। सो मेरा अमाउंट कितना बच गया? 4,05,000 रुपीज। अब इस ईयर में मैं जो अपनी डब्ल्यूडीवी में ऐड करूंगा, जो मैं अपनी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में वैल्यू ऐड करूंगा परचेजेस में, उसमें जो मैं ऐड करने वाला हूं दैट विल बी 4,05,000 रुपीज ओनली, राइट? एक बात का बच्चों ध्यान रखना है हमने कि ये जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन बिल्डिंग। अगर इस बिल्डिंग की जगह कार होती तो सर ये पॉइंट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, राइट? आइए अब आपके प्रैक्टिस में का क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या था और कैसे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, सो क्वेश्चन है, अ कार परचेज बाय डॉक्टर सोमन ऑन 10/8/2013 फॉर रुपीज 5,25,000। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि सर आपने 13-14 में एक कार परचेज करी है समवेयर हेयर 10/8/2013 फॉर रुपीज 5,25,000। ओके, एंड फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, कार परचेज करी फॉर पर्सनल यूज एंड इज ब्रॉट इनटू प्रोफेशनल यूज ऑन 1/7/2015। 1/7/2015 में हम उसे ले आए हैं अपने प्रोफेशनल यूज के लिए। ओके, ठीक है सर। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू वाज रुपीज 2,50,000 और उस समय उसकी मार्केट वैल्यू थी 2,50,000। कोई दिक्कत नहीं है सर, चलते हैं आगे। कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार। हमें क्या कंप्यूट करना है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 assuming the rate of depreciation to be 15%। तो हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार निकालनी है और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए, राइट? सर सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, एसेट कौन सा था? कार था। तो सर एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? सो परचेज प्राइस हमारा था 5,25,000 रुपीज का, वही हमारी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी जब हम उसको बिजनेस में लेके आए। यानी असेसमेंट ईयर 16-17 में ये हमारा प्रीवियस 15-16 हो गया, इसका असेसमेंट ईयर 16-17 होगा। असेसमेंट ईयर 16-17 में हमारे लिए जो एक्चुअल कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 5,25,000 और जो डेप्रिसिएशन रहेगी दैट विल बी 5,25,000 into 15%, that is rupees 7,8,750. Okay, so as per section 43 subsection 1, the expression actual cost would mean the actual cost of the asset to the assessee, right? The purchase price of 5,25,000 is therefore the actual cost of the car to Dr. Soman
market value of 2,50,000 on the date when the asset is bought into professional use is not relevant. Okay, therefore amount of depreciation on car as per section 32 for the assessment year 16-17, that is previous year 15-16, would be 78,750, that is 5,25,000 into 15%. ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सप्रेशन 5 to 43 सबसेक्शन 1 जो नोशनल डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने को बोलता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, वो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ किस पे? बिल्डिंग में, राइट? और किसी चीज पे एप्लीकेबल नहीं है. सो बच्चों एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान रखनी है, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. और इस पे दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल में है, एक अभी अभी हमने सॉल्व किया, अब हम दूसरे की तरफ चल रहे हैं. आइए दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर. तो एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो आपने ध्यान रखनी है, एक्सप्रेशन एप्लीकेबल किस पे है? सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए. बच्चे इसे कार पे भी लगा के आ गए थे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था, और काफी फिर उसके बाद बच्चों को परेशानी हुई. तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें जो भी आप चीज पढ़ते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों की प्रैक्टिस में जो कार के ऊपर ही दे रखा है, बस उसमें वैल्यूज चेंज है. और क्वेश्चन नंबर 9 है प्रैक्टिस मैनुअल में. अगर आपका लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल है एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2016, सर कार जो परचेज हुई थी वो 3,25,000 रुपीज की हुई थी, 10/8/2010 में हुई थी. बस डेट्स चेंज हो गई हैं. और जो मार्केट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 3,25,000 रुपीज एंड दैट वाज इनकर्ड ऑन 10/8/2015. हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन 9 है, नवंबर 16 प्रैक्टिस मैनुअल जो एप्लीकेबल है उसके लिए. ओके, देन इसको 1/2/2015 में बिजनेस में ले आए हैं, 1/12/2015 में बिजनेस में ले आए हैं, जब इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 1,50,000 रुपीज. ओके, और हमें निकालनी है एक्चुअल कॉस्ट. सर सेम क्वेश्चन, एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी रहने वाली है? 3,25,000 रुपीज. और डेप्रिसिएशन हमारे लिए कितनी रहने वाली है? 48,750. कैसे? 3,25,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 48,750. एक क्वेश्चन बच्चों का उठता है कि सर जब कार बिजनेस में 1/12/2015 में आई है तो क्या यहाँ पे पुट टू यूज लेस देन, हाँ जी, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगी? आंसर इज नो बच्चों, क्योंकि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब आपने एक्वायर एंड पुट टू यूज सेम ईयर में किया हो. याद है हम लोग जब पढ़ते थे कैसे मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज in the same year for less than 180 days, then depreciation rate shall be half. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो depreciation rate आपका यहाँ पे हाफ नहीं होगा, full depreciation आपको अलाउ होगी. ओके, सो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को माइंड में अपने डाल लीजिए. हमने सर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट. और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस पे ध्यान दीजिए और ये सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस. और सर प्रैक्टिस मैनुअल के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें बहुत ध्यान से मेरे साथ देखिएगा, क्योंकि सर वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो चलिए सर देखते हैं. आपके लिए मैं इस समय सॉल्व कर रहा हूं आपके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों याद रखें, ये उस प्रैक्टिस मैनुअल का जो नवंबर 2016 के लिए एप्लीकेबल है. मेसर्स डॉलर लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. राइट, तो मैंने लाइन रीड कर दी ताकि आप लोग क्वेश्चन मैच कर पाए मेरे साथ कि कौन सा क्वेश्चन है. आइए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. हमसे पूछा गया है कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17. पहले मैं इसका एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या बोलता है, ताकि क्वेश्चन भी साथ साथ रीड हो जाए. तो क्वेश्चन सेज मेसर्स डॉलर लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. तो बच्चों मेरा माइंड जैसे काम कर रहा है मैं आपको वो दिखा रहा हूं. एक कंपनी है, दूसरा इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. तो हमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये भी ध्यान रखना है कि सर डेप्रिसिएशन के साथ साथ हमारे पास एक चीज और होती है, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन. राइट, आइए चलते हैं. Furnishes the following particulars. Opening written down value of plant and machinery as on 1/4/2015, which belongs to 15% block. 15% block is rupees 5 lakh. अच्छा जी. Purchase of plant and machinery which is put to use on or before 1/10/2015. यहाँ बच्चों मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा, जरा रुक जाइए. 1/10/2015
कोई रेलेवेंस नहीं है इसका पुट टू यूज बिफोर 1/10/2015 का, कंफ्यूज कर रहे हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, जैसा कि आपको और वीडियोस में सिखाया गया, क्लासेस में सिखाया गया कि सर पुट टू यूज लेस देन वाला तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। ओके, और 1/10/2015 से प्लीज 180 डेज काउंट मत करिए। मैंने आपको कट ऑफ डेट आपके साथ क्लास में डिस्कस करी थी कि कट ऑफ डेट क्या होती है, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर, उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा, राइट। तो उन्होंने 1/10/2015 को मतलब एक प्लांट परचेज किया, उसे पुट टू यूज 1/10/2015 से पहले कर दिया है, यानी कि मोर देन 90 डेज है फॉर श्योर। ओके, कितने का? 2 लाख रुपीज का। देन कुछ मशीनरी सेल हुई है 1/4/2013 में। ओके, अच्छा, 1/4/2013 में जो मशीनरी खरीदी थी वो मशीनरी सेल हुई है 5,000 रुपीज की। ये नहीं बताया कब सेल हुई है, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स में इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आइए आगे चलते हैं। देन हमें इस 2 लाख की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस 2 लाख में से 20,000 की मशीनरी ऐसी है जो हमारे ऑफिस में इंस्टॉल हुई है, और 20,000 की मशीनरी ऐसी है जो हमने प्रीवियसली, मतलब जो इसने हमें सेल की है उसने प्रीवियसली कहीं यूज करी हुई है। यहाँ पे बच्चों एडिशनल डेप्रिसिएशन के आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। आइए अब हमें निकालने हैं डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, चलिए सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे काम करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 16-17। ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 16 एंड 17, राइट। अब सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, जब मैं कंप्यूट करने जाऊंगा तो मुझे पता है 2 तरह की डेप्रिसिएशन आने वाली है। वन इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड वन इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरे को पता तो कुछ भी नहीं है, तो पहले मैं इनके लिए वर्किंग नोट्स बनाऊंगा, फिर बाद में यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितनी है और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी है। आइए साथ में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए चाहिए क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। सबसे पहले निकाल रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हम सबको निकालनी आती है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हमारे पास कितनी है? 5 लाख रुपीज। एड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस हमारे पास कितनी थी? 2 लाख। इसमें बोल देता हूँ वैल्यू ऑफ ब्लॉक इज 7 लाख। देन we'll deduct the sale proceeds of obsolete plant and machinery. Sold during the year. That is 5,000 rupees. सो गाइज मेरे पास अब जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई, मैं उसी पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी इज 6,95,000 रुपीज। ओके, सो जो मैंने नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालनी है वो इसी 6,95,000 पे आ जाएगी। कोई भी मशीनरी पुट टू यूज लेस देन 100 डेज नहीं है। रिपीट कर देता हूँ, कोई भी मशीनरी पुट टू यूज लेस देन 100 डेज नहीं है। तो पूरे 6,95,000 रुपीज पे मुझे 15% की डेप्रिसिएशन देनी होगी और मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट हो जाएगा। सो 6,95,000 रुपीज इंटू 15%, दैट इज 104
104,250, राइट। इसे मैं लाके यहाँ पे लिख दूंगा, डोंट वरी, 104,250। ये मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया। नाउ एडिशनल डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, नोट 1, नोट 2। ये सैमसंग वाले नहीं है, नोट 2। एडिशनल डेप्रिसिएशन, नोट 2 बच्चों बात करेंगे किसकी, एडिशनल डेप्रिसिएशन की। ओके, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट किस पे होगी सर, सबसे पहले हमें ये देखना है। फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन the value will be 2 lakh minus 20,000 and minus 20,000 again. Why 20,000? एक 20,000 तो ओल्ड मशीन है और एक जो 20,000 है इट इज यूज्ड इन ऑफिस, यूज्ड इन ऑफिस, राइट। So it will be computed on 1,60,000. Now 1,60,000 into कितना परसेंट, 20%। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है, 20%। तो आपने ध्यान रखना है कि 1,60,000 का आपको 20% अलाउ होगा, एंड दैट कम्स टू 32,000 रुपीज। As simple as that, 32,000 रुपीज। और इसी को मैं जाके अपने मेन आंसर में लिख दूंगा, 32,000 रुपीज। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो मुझे कितनी अलाउड हो जाएगी, दैट विल बी 1,36,000 and 250 rupees. So this will be my answer, depreciation for the year. Plant and machinery. Right. सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, और बेसिक क्वेश्चन भी आपसे बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा बेसिक से भी मैं बोलूंगा लेवल्स का नीचे था, क्योंकि इसमें भी एडिशनल डेप्रिसिएशन के कुछ पॉइंट्स और थे वो कवर हो सकते थे, बट हमारे लिए ठीक है, हमने इसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया। चलिए सर, अब इसके बाद हम देखेंगे और क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस मैनुअल के। जुड़े रहें साथ में। थैंक यू वेरी मच। आइए बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन। और बच्चों ये प्रैक्टिस मैनुअल है नवंबर 2016 के लिए एप्लीकेबल। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम फिर से एडिशनल डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मेरी तरफ से बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो। राइट, मैं जल्दी से बच्चों आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं और साथ साथ मैं उसका एक छोटा सा डायग्राम भी बनाता जाता हूं, जैसा कि हम हर क्वेश्चन से पहले करते हैं। मिस्टर अभिमन्यु is engaged in the business of generation and distribution of electric power. He always opt for to claim depreciation on written down value for income tax purpose. कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग है और WDV बेसिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रही है, राइट। सो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग क्या WDV पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है? आंसर इज यस, ऑप्शनल होता है। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करती तो SLM लग जाता है, इज ए कॉन्सेप्ट। From the following details, compute the depreciation allowable as per the provision of Income Tax Act 1961 for the assessment year 16-17, that is our previous year 15-16, right? आइए सर, तो 15-16 के लिए हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है। हमें कुछ चीजें गिवन है। ओपनिंग WDV इज 42 lakhs। एक नई मशीन परचेज हुई है 12/10/2015 को 10 लाख रुपीज की। मशीनरी इंपोर्ट करी है कोलंबो से, ओके, बाहर से आई 12/4/2015। इंपोर्टेड मशीनरी है 9 लाख रुपीज की, एंड असेसी इज द फर्स्ट यूजर इन इंडिया। ठीक है, बाहर से आई है और फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज हो रही है। न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन जनरेशन विंग ऑफ द यूनिट 15/7/2015। अच्छा जी, 15/7/2015 को एक नया कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है, दैट इज वर्थ ₹2 लाख। यही बच्चों क्वेश्चन का डेटा है और इसके हिसाब से हमने अपनी डेप्रिसिएशन निकालनी है। देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो वी नीड टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एंड द एडिशनल डेप्रिसिएशन, दोनों को ही हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। आइए सर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की संस्कारों के साथ। कंप्यूटेशन ऑफ depreciation under section 32 for assessment year 2016 and 2017. Particulars, amount. So सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन की। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे हम लोग। नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम सबको पता है पीजीयू है, मतलब पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं। डब्ल्यूडीवी ऑप्ट की है, डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से मिलती है। तो हमारे पास हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो थी दैट वाज 42 लाख, उसके बाद 9 लाख का यहाँ परचेज हुआ, 2 लाख का यहाँ परचेज हुआ। याद रखना है 2 लाख कंप्यूटर के थे, और ये जो डब्ल्यूडीवी थी ये प्लांट एंड मशीनरी की थी, ये भी प्लांट एंड मशीनरी है, और ये भी प्लांट एंड मशीनरी है। राइट, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं अगर डेप्रिसिएशन निकालना चाहूंगा तो सर वो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी पे निकालना चाहूंगा। प्लांट एंड मशीनरी, जो मेरी डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी 15% ऑफ 42 प्लस 9, 42 प्लस 9। राइट, अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे जो 10 लाख था वो क्यों नहीं कंसिडर किया? सर इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि उस 10 लाख पे डेप्रिसिएशन का रेट होगा हाफ। क्यों हाफ होगा? क्योंकि सर वो पुट टू यूज लेस देन 1 डेज है। 7.5% ऑफ 10 लाख। राइट, तो सर जब मैं 15% निकालता हूँ 42 प्लस 9 का, that comes to 7,65,000, और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इनर कॉलम में। और जब मैं 7.5% निकालता हूँ 10 lakhs का, that comes to 75,000। ओके, ये तो मेरी प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, प्लस 75,000 दैट इज 8,40,000 रुपीज। आफ्टर दैट मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालनी है कंप्यूटर्स पे जिनकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 0 थी, और हमारे जो परचेज ड्यूरिंग द ईयर दैट वाज रुपीज 2 लाख। 2 लाख पे मैं निकालूंगा 60%। मैंने चेक कर लिया क्योंकि वो पुट टू यूज लेस देन 100 डेज नहीं है, इस डेप्रिसिएशन पूरी निकलेगी। और जब मैं 2 लाख का 60% करूंगा दैट कम्स टू 1,20,000 रुपीज। राइट, सो जो मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन का टोटल है that is 8,40,000 plus 8,40,000 plus 1,20,000, 9,60,000, it comes to 9,60,000। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बात बची है और वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन। आइए सर देखते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट होगी इसके ऊपर। एडिशनल डेप्रिसिएशन, बिलीव मी बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं और ऐसे क्वेश्चंस को मैं छोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्लस इन क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो सबसे पहले मुझे देखना है मेरे पास न्यू मशीनरी क्या क्या थी। एक मशीनरी मैंने 1210 पे खरीदी थी, न्यू मशीनरी दैट इज रुपीज 10 लाख प्लांट एंड मशीनरी। और एक मशीनरी हमने खरीदी थी 12/4/2015 को, वो भी प्लांट एंड मशीनरी थी 9 लाख की। बट ध्यान रखना कि ये ओल्ड थी, इससे पहले ये कोलंबो में यूज हो चुकी थी। ओके, और एक कंप्यूटर हमने खरीदा था यहाँ पे 2 लाख रुपए का। ओके, सो द पॉइंट इज कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको किस किस पे अलाउ होगा। सर मेरे हिसाब से इस 10 लाख पे आपको अलाउ होना चाहिए और इस 2 लाख पे आपको अलाउ होना चाहिए। रीजन बीइंग लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है सर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन आपको अलाउ नहीं होगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कंप्यूटर पे क्यों अलाउ होगा। कंप्यूटर हमने सर अपने यूज कहाँ पे किया है इस पे डिपेंड करता है। और आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो वहां पे लिखा था न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द जनरेशन विंग,
यानी फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, ऑल्दो ये पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग है, तो समहाउ इट इज हेल्पिंग द इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये कंप्यूटर ऑफिस में यूज हुआ होता तो हम इसकी एडिशनल एफिशिएंट क्लेम ना करते। आइए एडिशनल डेप्रिसिएशन पे हम लोग आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन, सो 10% ऑफ 10 लाख। वाई 10% ऑफ 10 लाख? सर पुट टू यूज लेस देन 100 days, तो एडिशनल एफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए? हाफ। और जो रिमेनिंग एडिशनल एफिशिएंट है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, नेक्स्ट ईयर में आपको अलाउ कर दी जाएगी। ये एक अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2015 की अमेंडमेंट है, सो इसे ध्यान रखना है कि रिमेनिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन दी नेक्स्ट ईयर। ओके, देन 20% ऑफ ₹20 लाख। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर कंप्यूटर पे 20% की उस पर 60% होता है। बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट हर एसेट के लिए क्या होता है? सेम। सो इट इज 1,40,000 rupees. Now total depreciation comes to total depreciation and it is 11 lakh rupees. Here comes the answer. एक बच्चों खास बात, आप एडिशनल डेप्रिसिएशन का जरूर नोट लिख के आइएगा कि क्यों आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ करी है, क्यों अलाउ नहीं करी है। ये चीजें आपके क्वेश्चन में चार चांद लगा देती हैं और इससे आपको अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम प्रैक्टिस मैनुअल के। आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर दोबारा देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज्यादा सुधरते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए बच्चों, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन 41 हम लोग सॉल्व करेंगे मिस्टर गुप्ता जी वाला। तो गुप्ता जी वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिए सर। प्रैक्टिस मैनुअल नवंबर 2016 के लिए जो एप्लीकेबल है उसी के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 41। क्वेश्चन 41 की बातें करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन 41 में मैं पहले आपके रीड करूंगा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, साथ जुड़े रहिएगा। Mr. Gupta is having trading business and his trading and profit and loss account for the financial year 15-16 is as under. Right. चलिए देखते हैं सर। इनकी डेबिट साइड पे चीजें लिखी हुई हैं और याद रखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है एज पर अकाउंटेंसी, नॉट एज पर इनकम टैक्स। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, अभी तक मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो डिस्कस करना पड़े। सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। सैलरी टू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, जहां भी बच्चों इनकम टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ आ जाए वहां पे ध्यान रखिएगा दो सेक्शंस। एक तो सेक्शन 36 दैट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पीएफ। एक बात और भी बच्चों ने ध्यान रखनी है, सेक्शन 43B स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। एक बात हमने और भी ध्यान रखनी है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड देन कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पीएफ। तुम्हारे पास इस यहाँ पे तीन बातें ध्यान रखने वाली होगी। नंबर 1 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, नंबर 2 सेक्शन 43B जो एप्लीकेबल होता है स्टैट्यूटरी पेमेंट्स के लिए, एंड नंबर 3 एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज गिवन टू द एम्प्लॉयर टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पीएफ। इन तीन एंगल से हम हमेशा 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 एनालाइज करेंगे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ को। नेक्स्ट आइटम है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था कि डोनेशन किसी भी तरह की हो और अगर वो हमारे लिए प्रॉफिट में से लेस कर रखी है पीजीबी की इनकम निकाल समय, तो हमें वो एड बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि डोनेशन की डिडक्शन पीजीबी हेड में नहीं मिलती जब तक वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड ना हो। राइट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हम सबको पता है प्रोविजन की डिडक्शन पीजीबी में नहीं मिलती एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंक्स, वो भी स्पेसिफाइड बैंक्स। बोनस टू एम्प्लॉय, यस मिल जाएगी डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं, बट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड या इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट वो नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डिडक्शन मिल जाएगी। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ध्यान देने वाली चीज बच्चों डेबिट साइड पे, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर बहुत ध्यान से देखिएगा। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है, हाँ सब कुछ ठीक, बट फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की जो डिडक्शन है वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को। ओके, नेक्स्ट आइटम बच्चों हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है सर ये एज पर P&L है, यानी एज पर नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है।
और नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आपका डेप्रिसिएशन है तो वो आपको इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। इनकम टैक्स में आपको खुद से अलग से डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट आइटम बच्चों डेबिट साइड पे है इनकम टैक्स। अगेन इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड। हमने सेक्शन 40 पढ़ा हुआ है, दिस एक्सपेंसिव व्हिच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड, तो इनकम टैक्स उस पर आपको अलाउ नहीं होगा। क्रेडिट साइड पे और कोई ऐसी चीज है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज ₹40,000। इससे अच्छा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। आपको अब डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से ही आपको डेप्रिसिएशन निकाल के कंप्यूट करके दे रखी है। ओके, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैज बीन मेड। ये पॉइंट बच्चों टीडीएस के चैप्टर से रिलेटेड है, बट फिर भी मैं आपको इसमें कवर कराने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कौन सा आपका सेक्शन लगेगा और क्या बात होगी। आउट ऑफ सैलरी 25,000 pertains to his contribution to recognized provident fund which was deposited after the due date of filing of return of income। तो सर जो आपकी सैलरी है 5 लाख रुपए की, उसमें से जो 25,000 रुपए हैं, देख लीजिए सैलरी है 5 लाख रुपए की, उसमें से जो 25,000 रुपए हैं, 5 लाख में से जो 25,000 रुपए हैं वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सर हमने देखा डिपॉजिट कराना होता है, डिपॉजिट कराना होता है 43B के अकॉर्डिंग्स में, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी पेमेंट है। 43B क्या बोलता था कि सर जिस ईयर का एक्सपेंस है उस ईयर की 139(1) की डेट्स तक अगर डिपॉजिट हो गया तो अलाउ होगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगा। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि सर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के बाद वो उन्होंने डिपॉजिट किया है। अब वो कब अलाउ होगा? जिस ईयर में डिपॉजिट किया है उस ईयर में। देन फर्दर employees contribution of ₹25,000 was also deposited after the due date of filing of return of income। अच्छा, इसी में से और यानी 5 लाख में से एक 25,000 यहाँ आ गया और एक और 25,000 है जो ये बोलता है कि सर ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पीएफ, जो पहले एम्प्लॉयर के पास गया था और एम्प्लॉयर ने वो भी 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट कराया है। कंफ्यूज मत होइएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन तभी मिलती है, सेक्शन 36 एप्लीकेबल हो रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन तभी मिलती है जब एम्प्लॉयर ने वो पैसा रेलेवेंट फंड में एज पर द ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट एक्ट डिपॉजिट करा दिया हो, एज पर द ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट एक्ट, राइट। तभी जाके आपको वो डिडक्शन वहां पे अलाउ होती है। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया था तो सर हम उसको इनकम मान लेंगे एम्प्लॉयर की। हाँ जी, क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे एम्प्लॉयर की। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि सर इफ एम्प्लॉय पेड एनी अमाउंट टू द एम्प्लॉयर टू बी डिपॉजिटेड इन द प्रोविडेंट फंड एंड employer shall deposit that amount in the provident fund as per the due date of the relevant act, that is the Provident Fund Act. If it is not deposited, then it shall be considered as the income of the employer as per section 2 clause 24, जिसके अंदर इनकम की डेप्रिसिएशन, इनकम की डेफिनेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसे क्या मान लेंगे? इनकम। तो उसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। कैलकुलेट दी जीटीआई, कैलकुलेट दी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम है, कैलकुलेट दी ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 आता है टोटल इनकम, आप इसे थोड़ा बहुत उससे भी रिलेट कर सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल इनकम का क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चंस की एक्सटेंशन होता है, राइट। तो आइए सर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना बेसिक फॉर्मेट तैयार करना है और वो क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट पेज लगेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, पूरा पेज लगेगा तो डिस्टर्बेंस ना हो बीच में, इसलिए कंप्यूटेशन ऑफ, मेरे साथ साथ रहिएगा बिल्कुल, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम of Mr. Gupta for the assessment year 2016 and 2017। आइए सर, आप लोग पेंसिल स्केल से ड्रॉ करेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा और आपका एग्जामिनर भी बहुत खुश होगा और आपको बदले में बहुत सारे मार्क्स देगा।
आइए सर, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जनरली आपके क्वेश्चन में वो गिवन होगा। हमारे क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दे रखा है सो P&L अकाउंट, दैट इज 11,50,000, 11,50,000। ओके, अब सबसे पहले मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूं। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐड इनकम्स which are not credited to P&L account, incomes which are not credited to P&L account but are taxable under head PGBP। ये समझना बहुत जरूरी है। यही बच्चों डिफरेंस आता है अकाउंटिंग इनकम में और पीजीबी की इनकम में। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो P&L में तो क्रेडिट नहीं हुई बट दे आर टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और इस क्वेश्चन में ऐसी एक इनकम है जिसका नाम है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, सर देखिए ये इन्होंने P&L में डेबिट साइड में दे रखा है, 5 लाख के अंदर इंक्लूड है, जबकि सर ये उसका एक्सपेंडिचर नहीं है, ये उसकी क्या है, इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि सर एम्प्लॉयर ने उसे रेलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया। तो ये ऐसी इनकम है जो पीजीबी के हिसाब से टैक्सेबल है बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुई थी, इसलिए हम ऐसी इनकम को क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। और इनकम कितनी है, 25,000 रुपीज। राइट, तो ये बच्चों हमारा पहला स्टेप रहा। इसके अंदर हमने ऐड बैक कर दिया इसके लिए एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ। आप चाहें, वैसे तो चाहे नहीं, ये होना ही चाहिए, आप इसके लिए नोट भी लिख के आ सकते हैं, नोट 1। नोट्स बच्चों मैं इन क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, आपके लिए नोट्स छोड़ दूंगा। नोट में कुछ ज्यादा काम नहीं करना होता, नोट में सिर्फ आपको इतना लिख के दिखाना है कि सर क्यों हमने इसको ऐड बैक किया, और आई होप वो रीजन आपको बहुत आराम से क्लियर है। फिर मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड करूंगा, ऐड एक्सपेंसेस which are debited to P&L but are not allowed, ओके। तो ऐसे एक्सपेंसेस को ढूंढना शुरू करते हैं जो डेबिट तो हो गए हैं लेकिन अलाउड नहीं है। हमने सर सबसे पहले देखना है कि इसका एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन पीएफ में जो गया है सर वो भी इनको अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट हुआ है। तो एक एक एक्सपेंस पकड़ते जाते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, 25,000 रुपीज के थे वो। देन नेक्स्ट आइटम बच्चों जो हमारे पास आ रहा है वो है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। सर डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी अलाउड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? इसलिए नहीं होती क्योंकि सर उसकी डिडक्शन हो सकता है कहीं आपको 80G में मिल जाए, सेक्शन 80G हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन पीजीबी में किसी भी तरह की डोनेशन अलाउड नहीं होगी। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड and the amount is 1 lakh rupees. ओके, नेक्स्ट आइटम बच्चों हम लोग देखते हैं वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम सबको पता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट की डिडक्शन सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड बैंक्स के केस में अलाउड होती है, यहां पे ये अलाउड नहीं होगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अमाउंट है 50,000 रुपीज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बोनस टू एम्प्लॉइज में मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और बच्चों इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखी थी, और एडजस्टमेंट में क्या लिखा था? एडजस्टमेंट में लिखा था
कि सर नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैज बीन मेड। अब पॉइंट क्या है सर यहाँ पे, अभी आप लोगों ने टीडीएस का चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लिया है तो आपको सेक्शन 194A की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसको करने के लिए। 194A डील करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट other than interest on security, other than interest on security, राइट। वहां पे लिखा है कि सर अगर 10,000 से ऊपर की पेमेंट जाती है इंटरेस्ट की तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक एक्सेप्शन जिसमें से है पेमेंट मेड टू एनी बैंक, एनी की जगह वहां पे कुछ और लिखा है, बट अभी पेमेंट मेड टू एनी बैंक मान के चलते हैं। इस पेमेंट मेड टू एनी बैंक को आप लोगों ने समझना है और मानना है अभी के लिए कि सर जब भी आप बैंक को पेमेंट करेंगे तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अब टीडीएस डिडक्ट नहीं होता से मेरा मतलब क्या है, यानी अगर आपने बिना टीडीएस की पेमेंट करी है तो सर आपका पीजीबीपी का सेक्शन 40A अट्रैक्ट नहीं होगा और जो अमाउंट आपने बैंक को पे किया है वो आपको डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि 40A अप्लाई नहीं होगा। आइए सर, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, यानी इंटरेस्ट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डेबिट था और अलाउड है, तो ठीक है सर हम उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। देन कमिंग टू फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, अब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का बच्चों हम सबको पता है सिर्फ अलाउड किसको होती है, कंपनी के केस में। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर बच्चों कितना है, 20,000 रुपीज। ओके, डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन है अकाउंट्स वाली है ये भी मुझे अलाउड नहीं होगी, मैं इसको यहाँ पे ऐड बैक करूंगा। डेप्रिसिएशन एज पर P&L 30,000 रुपीज, राइट। सो अब मैं इन सब का टोटल करूंगा और मैं ये सारा अमाउंट अपने पीजीबी के इनकम में ऐड करने वाला हूं। आइए सर, 25,000, 1 लाख, 50,000, 20,000, 30,000, and that comes to around 2,20,000. ओके, एक आइटम बच्चों हमसे भी छूट गया जो नेक्स्ट पेज पे दे रखा था, एंड दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेड भी हमें अलाउ नहीं होता। 1 लाख में इसमें और ऐड कर दूंगा और जो टोटल हमारा बनेगा दैट विल बी 3,25,000। ओके, एक बार हम ग्रैंड टोटल भी कर लेते हैं। 11,50,000 प्लस 25,000, 1150, 25 प्लस 3,25,000, it is 15 lakh। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं सर अब कुछ हमारे पास डिडक्ट करने के लिए भी है क्या, और इसकी हेडिंग कैसे बनेगी, लेस एक्सपेंसेस not debited to P&L account, expenses which are not debited to P&L account but are allowed। और ऐसी कैटेगरी का मुझे एक ही एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है और वो है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, और वो क्वेश्चन में गिवन थी, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, नहीं तो हमें कंप्यूट करनी पड़ती साहब बैठ के। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दैट इज 40,000 रुपीज। अब मेरे पास जो आएगा फिगर दैट विल बी माय इनकम अंडर द हेड PGBP एंड दैट कम्स टू 14,60,000। सिंस मुझे और किसी हेड की इनकम का ज्ञान नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मेरे लिए यही क्या बन जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान देने वाली बात, क्वेश्चन में मांगा भी यही था, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आप इनकम अंडर पीजीबी लिख के आते तो शायद वो शायद वो मैथमेटिकली सही है, लेकिन सर वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम। राइट सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों के टोटल इनकम के
फॉर्मेट में आते हैं। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाएंगे, जरूर 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 करके जाएंगे, तभी सर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दोबारा से बता दूं आपको, क्वेश्चन 1 टैक्स के पेपर में होता है टोटल इनकम का, और टोटल इनकम के क्वेश्चन पे इस वाले क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चंस की एक्सटेंशन होती है, राइट। एक काम बच्चों जरूर करेगा, ऐसा आप वर्किंग नोट जरूर लिखिएगा आप हर चीज के साथ, कि आपने फॉर एग्जांपल मैं अगर वर्किंग नोट्स के नंबर दूं तो सर नोट 1 यहाँ पे आ जाएगा मेरे लिए, तब मैंने क्यों ऐड किया, नोट 2 मेरे यहाँ पे आ जाएगा, मैंने क्यों ऐड किया, नोट 3 यहाँ पे आ जाएगा, नोट 4, ऐसे हर चीज के लिए रीजनिंग, बेसिक लैंग्वेज में अपनी रीजनिंग मुझे लिख के आनी है कि मैंने ये सब क्यों किया, दैट्स इट। एंड डोंट ट्राई कि आपके नोट्स और प्रैक्टिस में के नोट्स या किसी और के नोट्स मैच हों, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नोट्स अपनी लैंग्वेज में, राइट, रीजनिंग और नोट्स लिखने वाले बच्चे को ही मिलते हैं ज्यादा नंबर। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये क्वेश्चन दोबारा कीजिए एक बार, ताकि आपका और इसमें हाथ साफ हो, राइट। बाकी बातें हम देखेंगे, और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे और आने वाली वीडियोस में। स्टे कनेक्टेड एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।